जी K4 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 29, चैप्टर है 6, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कल हमने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्टडी किया था। हमने सबसे पहले पढ़ा था परफॉर्मेंस कितनी किस्म की होती है। परफॉर्मेंस का मतलब है काम करना। कौन कौन सी? एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दोनों में फर्क है। एक्चुअल परफॉर्मेंस में गुड या सर्विस डिलीवर कर दी जाती है और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर में ऑफर की जाती है। ऑफर की जाती है, प्रॉमिस एक्सेप्ट नहीं करता उसको। ठीक है, ये दो टाइप। अच्छा बताइए, जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस होती है या टेंडर, इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि गुड या सर्विस वाला केस है या कि मनी वाला केस है। अगर गुड एंड सर्विसेज वाला केस है तो अच्छा, एक लाइन लिखी हुई थी शुरू में, वो मुझे समझ नहीं आ रही। लिखा था कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ, एक मिनट कोई नहीं बोलेगा। इस लाइन का मतलब क्या था? कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रोमिसर की हुई बेइज्जती, अगर वो चाहे तो अब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है। इसी को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, राइट ऑफ रिसीजन। राइट ऑफ रिसीजन यानी अगर गुड या सर्विसेज का केस है तो प्रोमिसर ने गुड्स सर्विसेज लेके गया, प्रोमिसर ने कहा मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर ने कहा एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसर। यानी वॉइडेबल का मतलब क्या? कि राइट ऑफ रिसीजन है प्रोमिसर के पास। वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दे, चाहे तो ना करे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देता है यानी रिसेंड कर देता है यानी वॉइड कर देता है, तो क्या दोबारा उसने गुड्स को डिलीवर करना है? ही इज नॉट लायबल टू डिलीवर गुड या सर्विस अगेन। लेकिन एक काम कर सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि भैया आने जाने का किराया, आने जाने का किराया दो। अच्छा, ये तो था ट्रीटमेंट जब गुड या सर्विस का केस हो। अगर केस है मनी का, पैसे दिए किसी को, उसने कहा मैंने पैसे नहीं अभी एक्सेप्ट कर, हाँ, स्टिल लायबल, प्रोमिसर इज स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट। यानी कॉन्ट्रैक्ट इस सूरत में वाइड नहीं हो सकता, प्रोमिसर स्टिल, लेकिन ही इज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा, ठीक है, ड्यू टू डिले। क्लियर हो गया ये बात? अच्छा, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था टेंडर के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। टेंडर के कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं? ये कॉर्नर पे बैठे भाई मुझे बताएंगे एसेंशियल्स क्या हैं टेंडर के। नहीं, आपके पीछे वाले भाई जो हंस हंस के देखा है, हाँ शाबाश सर, छुट्टी पे थे, क्यों ना आपको एक लंबी छुट्टी पे भेज दिया जाए। छुट्टियां क्यों करते हैं इतने? क्या कोई ऐसा काम था जो पढ़ाई से भी ज्यादा अहम था? तो फिर आए क्यों नहीं? हम आपका इतना इंतजार, हमने आपको बहुत मिस किया, आप आए नहीं कल। वादा करें अब हमेशा आएंगे, हर रोज आएंगे, छुट्टी वाले दिन भी आएंगे। अच्छा, जैसे जैसे शायद इसमें भी मान जाए, छुट्टी वाले दिन आ जाएगा ना, आ जाएगा, मेहरबानी। हम ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा। क्या मतलब थोड़ा थोड़ा क्यों पढ़ते हैं? सारा लेक्चर पढ़ते हैं, बाकी का टाइम गपशप में गुजारते हैं। लेकिन ज्यादा टेक्निकल चीजें हो तो फिर थोड़ा पढ़ते हैं, उन्हीं को बार बार एक्सप्लेन करते हैं। तो उम्मीद है कि आप आएंगे तो फायदा होगा, ज्यादा ओवरबर्डन होकर नहीं जाएंगे। अच्छा, एसेंशियल्स की बात कर रहे थे हम। वैलिड एसेंशियल्स बताइए। प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर पर्सन, अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू इंस्पेक्ट, फॉर होल ऑब्लिगेशन, एग्जैक्ट अमाउंट एंड लीगल टेंडर। बट ठीक है, ये एक चीज क्लियर हो गई। ये हमने कंसेप्ट, ये कल की क्विक रिवीजन समझ लीजिए किया हमने। इसके बाद आपको होम असाइनमेंट दी गई थी। अब होम असाइनमेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें किसी क्वेश्चन में अगर आपको घर में प्रॉब्लम आई हो, आप डिटेल डिस्कस करना चाहें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहें, वो भी दे सकते हैं। लेकिन पहले मैं डिस्कस कर लूं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं जी। ये लाइट जरा ऑफ कीजिए, लाइट, हाँ ये वाली और। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं, काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में आपने फीडबैक देना है कि आपके लिए ज्यादा बेहतर क्या है, लाइट ऑफ करके डिस्कशन की जाए प्रोजेक्टर पे या कि लाइट ऑन करके। ठीक है, नहीं आप लोग नहीं, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका भी तो फीडबैक, वो भी तो रेलिवेंट स्टेक होल्डर है ना, उनका भी फीडबैक लेना चाहिए। आपने देखा था ऑफ करके ठीक था, यानी उनके लिए भी ऑफ करके ठीक है, बट ठीक है, शाबाश। ओह ठीक ठीक ठीक।
पहला क्वेश्चन, आजम कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर टू बाबर एट हिज वेयर हाउस ऑन 1 नवंबर 500 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ ए पर्टिकुलर क्वालिटी। देखिए उसने कॉन्ट्रैक्ट में एग्री क्या क्या किया, उसने प्लेस एग्री कर ली, उसने टाइम एग्री कर लिया, उसने क्वांटिटी एग्री कर ली और टर्म्स एंड कंडीशन पर्टिकुलर क्वालिटी भी एग्री कर ली। अब उसे इन सारी चीजों के मुताबिक ही डिलीवरी करनी चाहिए ना। आजम ब्रॉट द कॉटन ऑफ रिक्विजिट क्वालिटी टू द अपॉइंटेड प्लेस ऑन द अपॉइंटेड डे ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, यानी उसने सारा उसके मुताबिक ही काम किया। एंड बाबर टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स, और बाबर ने डिलीवरी ले ली। विच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस। बी, Azam contracted to deliver to Babar at his warehouse on 1st November 500 bales of cotton of a particular quality. Azam brought the cotton of requisite quality to the appointed place on the appointed day during the business hour and Babar refused to take the delivery. ये हो गई टेम्पटेड परफॉर्मेंस या टेंडर या ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर ले, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर ले। सी, नेम प्रॉपरली टेंडर्ड गुड्स। टेंडर्ड गुड्स का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेड गुड्स टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स। व्हाट रेमेडी इफ एनी इज अवेलेबल टू नईम? अच्छा, इसमें पहले तो ये फैसला कर लें प्रोमिजर का कसूर है कि प्रोमिजी का? प्रोमिजी का, यानी प्रोमिजर ने ऑफर किया गुड्स को, प्रोमिस ने रिफ्यूज करने से इनकार कर दिया। अच्छा, रिक्वायरमेंट में ये नहीं कह रहा मुझे बताओ एक्चुअल है डिलीवरी या टेंडर है, कह रहा है व्हाट रेमेडी अवेलेबल टू नहीं। प्रोमिसर को नहीं गलत, सबसे पहला ये देख, आप पहले तो ये लिखे दिस इज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, फिर लिखे कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ नहीं। कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ नहीं। आगे ये भी इसी लाइन के आगे ये भी लिखे इफ नईम रिसेंड्स द कॉन्ट्रैक्ट ही इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी, यानी ही इज नॉट लायबल टू डिलीवर गुड्स अगेन। फिर अगला पॉइंट लिखे क्या, हाउएवर ही कैन क्लेम डैमेजेस। नईम कैन क्लेम डैमेजेस। नईम डैमेजेस क्लेम करेगा ना, आसिम तो नहीं करेगा। नहीं, आसिम के तो कसूर है, आसिम तो गिल्टी पार्टी है, नईम क्लेम करेगा। सी क्लियर हो गया? ये इसमें कोई डिस्कशन करनी हो, आपको पता चल गया, शाबाश। ये रेमेडी क्या अवेलेबल होगी पता चल गया। पहले दो पार्ट ए भी एग्जाम लेवल के नहीं थे, ये एग्जाम लेवल का है थोड़ा सा, ठीक है। एग्जाम में ये इस तरह का रेमेडी इज अवेलेबल, क्या राइट्स है पार्ट डी के, क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट, नईम प्रॉपरली टेंडर्ड रुपीज, टेंडर्ड का मतलब क्या है? प्रेजेंट रुपीज 75,000 टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द अमाउंट। What are Naeem's rights and liabilities in this case? नईम के राइट्स क्या हैं? नईम का राइट ये है कि अब वो इंटरेस्ट पे ना करे, यूं कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि नईम का राइट तो कोई नहीं है, हाँ नईम इज स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट, हाउएवर ही विल नॉट पे इंटरेस्ट ड्यू टू डिलेड पेमेंट। ये जो नॉट लायबल रिकॉर्डिंग चालू है ना, बट ठीक है, नॉट लायबल टू पे द, आवाज जा रही होगी हाइब्रिड में? नहीं जा रही होगी ना, तो फिर हाइब्रिड का अब जा रही होगी हाइब्रिड में आवाज, अब जा रही है, शाबाश। तो आप ये भी कह सकते हैं राइट ये है कि इंटरेस्ट पे नहीं करना, लाइबिलिटी ये है कि 75,000 पे करना है। या यूं भी कह सकते हैं कि राइट तो कोई नहीं है, हाँ ही इज लायबल टू पे 75,000 हाउएवर नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट, यानी दोनों बातें लिखनी है, लायबल टू पे 75,000 भी लिखना है और नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट भी लिखना है। अब नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट चाहे आप लायबिलिटी की आप एक्सेप्शन के तौर पे लिख लें या उसको राइट्स में ले जाए, वो आपकी मर्जी है। इक्वली करेक्ट, इक्वली करेक्ट। ये बात समझ आ गई? सी बी और डी बी कोई डिस्कशन किसी ने करनी हो? नहीं करनी, चलिए ठीक है। हाइब्रिड में जरा एक दफा माइक दे के मुझे ओके करवा दीजिए। सी और डी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके है? किसी स्टूडेंट को, किसी एक स्टूडेंट को माइक दे दे, मुझे बता देगा ओके, तो आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे नहीं, आगे जो भाई बैठे हुए ना इन्होंने हाथ उठाया, इनका कोई प्रॉब्लम है? हाँ जी, माइक दे, शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से। डी वाला रिपीट करते हैं, वो लाइट से डी वाला रिपीट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। वो कह रहा है नईम ने आसिम को 75,000 दिए, आसिम ने कहा मैंने नहीं लेने। नईम का राइट है। ये केस कौन सा है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस का। और कौन सा? टेंडर ऑफ मनी का केस है। टेंडर ऑफ मनी क्या पता? इस केस में अब नईम ने अमाउंट पे करनी है कि नहीं? अमाउंट पे करने के लिए लायबल है कि नहीं? अमाउंट पे करने के लिए लायबल है, लेकिन इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल। ये आपके सोल्यूशन में दो बातें होनी चाहिए। 75,000 पे करने के लिए लायबल है,
डिलेड पेमेंट की वजह से इंटरेस्ट पे करने के लिए लायबल नहीं है। जी 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 बिल्कुल, पेमेंट करने के लिए लायबल है, केस कोई भी हो। राइट्स में डैमेजेस नहीं 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 डैमेजेस नहीं। ई अस्मा ए सिंगर एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद बाबर। अच्छा ये केस स्टडी ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्रीक्वेंटली डिफरेंट से उसने एक्सप्लेन की हुई है, इसीलिए इसको मैं थोड़ा तसल्ली के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। Asma singer enters into a contract with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights in every week during the next 2 months, and Babar engages to pay her ₹100 for each night's performance. सिंगर ने एग्रीमेंट किया कि आपके होटल में आके सिंगिंग हर सैटरडे संडे करूंगी और इसके बदले में पेमेंट मिलेगी। सिंपल एग्रीमेंट तय हो गया। ये समझ आ गया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलें। On the 6th night, Asma willfully absents herself from the theatre. इसको अंडरलाइन करें, willfully absents herself from the theatre। इसका मतलब है कि अब ये गुड का केस नहीं, सर्विस का केस है, लेकिन हम उसी कंसेप्ट को मैं गुड सर्विस इकट्ठा यूज कर लेता हूं कि इसका मतलब ये हुआ, ये वो कंसेप्ट है कौन सा, प्रोमिसर ने गुड या सर्विसेज डिलीवर नहीं की। अब बताइए, एक केस है, जेल में रखिएगा, एक केस है प्रोमिसर गुड या सर्विस डिलीवर करे, प्रोमिस एक्सेप्ट ना करे। उस सूरत में एग्रीड पार्टी कौन है? प्रोमिसर। और कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिस। यहां पे सिचुएशन क्या है कि प्रोमिसर ने गुड या सर्विस डिलीवर नहीं की। यहां पे एग्रीड पार्टी कौन है? फिर से बताइए, यहां पे एग्रीड पार्टी कौन है? प्रोमिसी यानी बाबर। इसका मतलब है दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ। इसका मतलब है प्रोमिसर चीजें डिलीवर करे, प्रोमिसी एक्सेप्ट ना करे तो प्रोमिसर एग्रीड पार्टी है, उसके लिए वाइडेबल है। और अगर प्रोमिसर गुड या सर्विस डिलीवर ना करे तो फिर प्रोमिसी एग्रीड पार्टी है, कॉन्ट्रैक्ट उसकी ऑप्शन पे वाइडेबल होगा। तो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाबर। What are Babar's rights and liability in this case? बाबर का राइट क्या है? Contract is voidable at the option of बाबर। एक ये है, यानी राइट ऑफ रिसियन, इसे क्या कहते थे हम? रेसियन, राइट ऑफ रिसियन। और क्या राइट है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है, पैसे देगा, डैमेजेस राइट, राइट 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 क्या है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अच्छा, इतना स्ट्रॉन्ग है आपका, तो फिर एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट बाबर के लिए वाइडेबल भी है, बाबर डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। बताइए डैमेजेस कब क्लेम करेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड करेगा या जब कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड ना करे तब भी कर सकता है? दोनों केसेस में कर सकता है। राइट ऑफ रिसियन अलहदा राइट है, राइट टू क्लेम डैमेजेस अलहदा राइट है, दोनों अलहदा राइट्स हैं। दोनों वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड ना करे लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो राइट क्लियर हो गए। बाबर के राइट है दो, पहला राइट कौन सा? राइट ऑफ रिसियन। दूसरा राइट कौन सा? राइट टू क्लेम डैमेजेस। दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों राइट। पहला राइट कौन सा? राइट ऑफ रिसियन। दूसरा कौन सा? राइट। इसका मतलब है दुनिया की कोई भी पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगी हमारे या ड्यू डेट के ऊपर अपना वादा पूरा नहीं करेगी, हमारे पास दो राइट्स है एग्रीड पार्टी के तौर पे, राइट ऑफ रिसियन, राइट टू क्लेम डैमेज। क्लियर हो गया? लाइबिलिटी क्या है हमारी? हम बाबर हैं तो लाइबिलिटी क्या है? नो लाइबिलिटी नहीं, यस लाइबिलिटी। 500 रुपए की पेमेंट करनी है, जब पिछली परफॉर्मेंस की पेमेंट करनी है, पिछली परफॉर्मेंस की पेमेंट करनी है। अब ये एक एडवांस कंसेप्ट है, अब हमारे सिलेबस में नहीं है, कहे तो बताऊं, ना कहे तो ना बताऊं। कॉन्ट्रैक्ट में ना एक रूल होता है, उसे कहते हमारे लॉ में उसे कहते हैं रूल ऑफ क्वांटम मैरूट। क्वांटम मैरूट, क्वांटम मैरूट, MERUIT, मैरी नहीं, क्वांटम मैरूट, QUNTUM, क्वांटम। इसका मतलब होता है उतनी क्वांटिटी जितनी के मेरिट पे अर्न की है। इशू पता क्या होता है? आपने मुझे एक एग्रीमेंट दिया, मैंने आधा किया, आधा नहीं किया, क्या मुझे आधे के पैसे मिलेंगे?
ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में मिलते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं। इसको हम कहते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है तो मिलेंगे, अगर डिविजिबल नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे लीगल इलीगल वाला भाई कह रहा है ऐसा, ठीक है। अगर आप मुझे ये कहें कि सर आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, आज जरा पेंटिंग तो कर दे, मैं कहूँ अच्छा पेंटिंग कर देता हूँ, अभी मैं पेंटिंग कर देता हूँ, ठीक है। आधी पेंटिंग बनाई, हाथी बनाया, उसकी सूंड बनाई, उसके पैर बनाए नहीं। अब बताइए आप किसी को कह सकेंगे ये हाथी की तस्वीर, एक लगाएगा कहेगा ये हाथी है, गधे की तस्वीर भी नहीं लग रही, अब हाथी की कह रहे हो, तो वो आधी तस्वीर आपके किसी काम की है नहीं है। अगर आप मुझे कहें सर हमें पढ़ाई है, हम आपको फीस देंगे, मैं कहूँ अच्छा 40% पढ़ाया, पूरे 6 महीनों में कितना पढ़ाया 40%, और फिर मैंने कहा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रही, मैंने 60% डेज में छुट्टियां की हैं, लेकिन 40% आपको पढ़ाया, बिल्कुल ठीक लाएं 40%, आप क्या कहेंगे सर भाग जाएं, कोई 40% नहीं, क्यों? आप कहेंगे 40 मार्क्स लेके हमारे किस काम के? हमारे लिए 40 मार्क्स का मतलब है 0 मार्क्स। हम 40% कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, लेकिन ये 40% कॉन्ट्रैक्ट आपके किसी काम का है नहीं है। तो इसमें क्या मुझे 40% परफॉर्म करने के आप कोई पैसे देंगे? नहीं देंगे। 40% के भी कोई भाई समझ आए? तो क्वांटम में रूट कुछ केसेस पे लगता है, कुछ केसेस पे नहीं लगता। अब आपकी जजमेंट क्या क्या, आपने ये असम्पशन लेनी है कि नॉर्मली लगता है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में लगता है, कुछ केसेस में ये रूल नहीं लगता। आपके ख्याल में ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये डिविजिबल है कि इनडिविजिबल? डिविजिबल। तो इसमें जो पास पर आधा काम किया आधा नहीं किया, आधे काम के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। यानी इसका मतलब हमें 500 रुपया नकद अदा करना है सिंगर को। ऐसे भी तो हो सकता है कि जिस रात उसने परफॉर्मेंस की उसी रात उसने पेमेंट कर दी, लेकिन हम तो 6 नाइट। हाँ, अगर ऐसे है कि जी जैसे जैसे वो परफॉर्मेंस कर रही है हर रात को पेमेंट लेके जा रही, तो उस सूरत में नहीं होगा। लेकिन वो चूंकि उसने क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, इसका मतलब है शायद उनकी पेमेंट अभी ना हुई हो, एहतियातन लिख दे, एहतियातन लिख दे कि वो लायबल है 500 रुपया पे करने के लिए, ठीक है। अगर लिखा होता कि उसने 500 रुपया दे दिया है, तो हम फिर लाइबिलिटी कैद में लिखते नो लाइबिलिटी, फिर हम लिखते नो लाइबिलिटी। भाई ई क्लियर है? F. Asma, a singer, enters into a contract with Babar, the manager of a theatre, to sing at his theatre 2 nights every week during the next 2 months, and Babar engages to pay her at the rate of ₹100 per each night. यहां तक सारा एग्रीमेंट वही है जो ऊपर वाला है, ठीक है जी मेरे। ई के अंदर कहा कि बाबर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, बिल्कुल। क्या जो उसने 500 रुपया देना है उसके अगेंस्ट में डैमेजेस डिडक्ट कर सकता है? लीगली इसका जवाब है नहीं, क्योंकि डैमेजेस कितने होंगे ये कोर्ट डिसाइड करेगी, खुद नहीं डिसाइड। देखिए अगर डैमेजेस पार्टी ने डिसाइड किया ना, तो असमा ने कहना है कि जी मेरे ये जो डैमेजेस जो है ये 10 रुपए के हैं, और बाबर के ऊपर गए तो ये कहेगा मेरे तो डैमेजेस 10,000 के हैं। पार्टीज बायस्ड होती है ना, तो इसीलिए डैमेजेस, हाँ लेकिन वो ये कहेगा, बाबर कहेगा भाई मैंने तुम्हें पैसे भी नहीं देने, कोर्ट फैसला करे डैमेजेस कितने हैं, उसके बाद फिर कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जितने डैमेजेस होंगे वो काट के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन खुद से डैमेजेस कैलकुलेट करके, खुद से डिडक्शन करके बैलेंस अमाउंट नहीं पे करेगा बाबर, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा यहां तक ऑन 6th नाइट अस्मा विलफुली एब्सेंट हरसेल्फ, ये भी वही केस आ गया। यहां तक तो हमने डिस्कस कर लिया ना क्या इंप्लीकेशन होगी। अब आगे विद द असेंट रजामंद ऑफ बाबर, अस्मा सिंग्स ऑन द 7th नाइट। 7th नाइट हमने एक एग्रीमेंट, हमने कोई केस पढ़ा था कि मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है, लेकिन आफ्टर बिकमिंग अवेयर कंटिन्यूज टू टेक बेनिफिट, तो फिर वो वाइडेबल नहीं रहता। याद है किसी को ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ? क्या कंसेप्ट था कि मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड के केस में कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होता है ना, फ्री कंसेंट जो नहीं है। लेकिन कुछ केसेस हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं, उनमें एक केस ये भी था। कौन सा केस था? आफ्टर बिकमिंग अवेयर कंटिन्यूज टू टेक बेनिफिट। इस तरह की मिलती जुलती लाइन थी ना कोई, यहां पे मुझे बताया वही कंसेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ बाबर, लेकिन आफ्टर बिकमिंग अवेयर कंटिन्यूज टू टेक बेनिफिट, उसने कहा चलो आइंदा खबरदार रहना। अब बताइए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल रहा कि नहीं रहा? पक्की बात है नहीं रहा, कॉन्ट्रैक्ट तो वाइडेबल नहीं रहा, लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है बाबर, डैमेजेस क्लेम कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं रहा लेकिन डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्या टाइम लिमिट होगी कितने अरसे में डैमेजेस क्लेम कर सकता है? नहीं, लॉ ने इसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं बताई। तो बाबर के राइट्स क्या हैं इस केस में?
राइट है टू क्लेम डैमेजेस, और लाइबिलिटीज क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल नाउ, ही इज लायबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट पर सेंड करना चाहे तो सेंड नहीं कर सकता, ठीक है। और जो भी पास्ट उसके पेमेंट है वो उसने देनी ही देनी है, वो पहले भी लाइबिलिटी थी, वो भी लाइबिलिटी है। कुछ समझ आए? ये केस समझ आ गया? राइट्स लाइबिलिटीज पार्टी की समझ आ गई? अच्छा, जब एग्जाम में सर राइट्स लाइबिलिटी, अच्छा बाबर की पूछी, ओहो अच्छा ठीक है, अस्मा की नहीं पूछी। अगर उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज पूछता फिर हम क्या बताते हैं? उसका राइट क्या है? उसका पेमेंट रिसीव करे, पेमेंट रिसीव करे और कॉन्ट्रैक्ट चलता रहे। लाइबिलिटीज क्या होती है उसकी? डैमेजेस पे करे, शाबाश, यानी उसी के जो राइट्स है उस दूसरे की लाइबिलिटी बन जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, in accordance with the contract entered into by Masoom and Mubarak, Masoom has offered to deliver 300 Rolex watches to Mubarak on 1st March 2015. Under the provisions of contract, attorneys advise Masoom about the condition which must be satisfied for constituting a valid offer of performance. एक मिनट पहले बताइए, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, केस स्टडी, लेकिन इसमें पार्टीज का नाम यूज हो रहा है, क्वेश्चन भी बड़ा है, शक्लो सूरत तो इसकी केस स्टडी जैसी लग रही है, लेकिन रिक्वायरमेंट में वो हमें रिप्रोड्यूस करने को कह रहा है एसेंशियल्स जो हमने पढ़े हुए हैं। याद है ना एसेंशियल्स क्या है? क्या है एसेंशियल्स? प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, अनकंडीशनल अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, फॉर होल ऑब्लिगेशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन, एग्जैक्ट अमाउंट। शाबाश, ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, Mehboob a promiser and Solat a promisee entered into a valid contract. However, when Mehboob made an offer of performance, Solat refused to accept the same. कौन सा केस बन गया? Attempted performance का टेंडर। Briefly state the rights and responsibilities of Mehboob against such refusal. Rights and liabilities, rights and responsibilities क्या है महबूब के? Mehboob is not liable to deliver the goods. हाँ, ये पॉइंट अहम था, समझा आपने? इसमें क्या उसने मेंशन किया हुआ है कि प्रॉमिस जो था, वो टेंडर जो था वो गुड्स का था कि मनी का था? गुड्स एंड सर्विस का था कि मनी का? नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम क्या लिखेंगे? दोनों, दोनों। और ये भैया मुझे बताएंगे, टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विस का केस हो, आपसे पीछे वाले क्या वाले में, टेंडर ऑफ गुड एंड सर्विस का केस हो तो महबूब के क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? दोबारा गुड्स एंड सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ महबूब, इफ ही रिसीव्स द कॉन्ट्रैक्ट ही इज नॉट लायबल टू डिलीवर गुड्स एंड सर्विसेज अगेन। ठीक है, राइट क्या हुआ? कैन क्लेम डैमेजेस, राइट ऑफ डैमेजेस आ गया। और अगर ये केस है टेंडर ऑफ मनी का, महबूब इज स्टिल लायबल टू पे द अमाउंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है? महबूब इज स्टिल लायबल, और राइट में क्या लिख देंगे? He is not liable to pay interest because of delayed performance, delayed payment. अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आगे भी पूछ रहा क्या? Also state essentials of valid offer of performance under provisions of contract act. तो ये हमें लिखने के अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर लिया है, क्या दोबारा कर लें? कर लें भाई। तो भाई चुप है, ये कर मेरा हाल कुरान। बताइए फिर क्या एसेंशियल्स है आपके पीछे वाले? प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, बट ठीक है आगे चलते हैं। For briefly discuss whether tendering of performance is valid in following case. बताना है कि टेंडरिंग वैलिड है कि नहीं। पहला केस, Anam who is debtor of ABC Limited offers to pay the amount due if ABC Limited lots are 500 shares at par value. Not क्यों? Why? कंडीशन लगा दी हमने, कहा तो कंडीशन लाना चाहिए था, वैलिड नहीं है। एग्रीड? B, Adil ordered a cake from Shangri-La Bakers for his daughter's birthday on 17 August. Shangri-La Bakers brought the cake on 15 August for delivery. Not valid. क्यों not valid? Proper time पे नहीं है। C, Azam is tenant of Babar. He offers him rent and a marriage party. Not proper place. Marriage party proper place थोड़ी है। D, Akram was liable to deliver goods to Babar or his agent Azam, but Akram delivered goods to Habib. किसी और को डिलीवर कर दी, हम हमारे थोड़ी दिए गुड्स। ई, कामरान डिलीवर्ड द गुड्स टू विकास एट 2 PM। 2 PM कौन से होते हैं? नहीं, ये दोपहर के, ये आधी रात के 2 नहीं होते? आधी रात के क्या होते हैं?
अच्छा फिर बताइए अगर टाइम के इतने एक्सपर्ट है, 12:00 आगे AM लिखा है, ये दोपहर के आगे आधी रात के? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये दोपहर के हैं? 12:00 लिखा, उसके आगे लिखा AM, कितने स्टूडेंट का दोपहर के हैं? कितने हैं? आज रात को 12 बजे ना आपने 11:59 होना मोबाइल पे नजर जमानी आपने, 11:59 PM लिखा हो तो मोबाइल पे जैसे ही 12:00 आपने देखना AM होता है कि नहीं होता? AM होता। हाँ भाई ये जेल में रखे, केस स्टडी में पूछ लेगा कि गुड्स डिलीवर की उससे उस दे, लेकिन 12:00 AM पे आप कहेंगे तो ठीक है दोपहर के 12 बजे प्रॉपर टाइम है। सोल्यूशन में ऐसा लिखा होगा आधी रात को कौन सी डिलीवरी होती है भाई? ये प्रॉपर टाइम नहीं है। प्रॉपर टाइम से मुराद डे भी होता है, प्रॉपर टाइम से मुराद आर भी होता है, डे भी और आर भी, ठीक है। नॉर्मली प्रॉपर टाइम क्या समझा जाता है? बिजनेस आवर्स। कामरान डिलीवर्ड द गुड्स टू, अच्छा ये तो हो गया हुआ, ये ठीक है। 2 PM ठीक है, 2 PM बेसिकली दोपहर के 2 हैं, जोहर की नमाज के फौरन बाद का वक्त। बट डिड नॉट अलाउ हिम एनी टाइम आफ्टर फॉर इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स। ये तो सेंशन में था ना, अब ये वैलिड टेंडर। इसका मतलब है अगर वकास कहते मैंने चीजें नहीं लेनी तो कामरान को डैमेजेस मिलेंगे, क्योंकि वैलिड टेंडर नहीं है, नहीं डैमेजेस मिलेंगे। F, वकास इज डेटर ऑफ बाबर, वकास ऑफर्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स टू बाबर व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पेमेंट इन फुल नॉट अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड। वो याद है आपको? ऑफर आई सेल माई लैपटॉप टू यू फॉर 50,000, तो जिसने एक्सेप्ट किया था उसने कहा अच्छा ये 10,000 अभी पकड़ो, बाकी 10,000 की 4 किस्तें हर महीने ले लेना। चैप्टर 2 या 3 की केस स्टडी थी ये। तो हमने क्या कहा था, ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं? हमने कहा था ये एक्सेप्टेंस नहीं है बल्कि ये काउंटर ऑफर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंस्टॉलमेंट का जिक्र नहीं है तो जितने भी पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे इकट्ठे देने हैं। यहां पे वो कंसेप्ट दोबारा रिवाइज हो गया, वही बात कर रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में फुल पेमेंट लिखा है, पार्टी पार्ट पेमेंट करे पार्शियल इंस्टॉलमेंट्स में, तो वो वैलिड नहीं है, वैलिड टेंडर नहीं है। जी टेंडर, अच्छा जी और एच ये कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स हैं, जी और एच कंट्रोवर्शियल एग्जांपल्स हैं, इनके कोई कंसेप्ट की जरूरत नहीं थी, लेकिन बहरहाल आई के आपने कहा तो हम सिखा देते हैं आपको। टेंडरिंग, टेंडरिंग का मतलब क्या होता है? ये वो अखबार वाला टेंडर है? नहीं, टेंडरिंग और ₹5,000 करेंसी नोट, ये असल में इन दोनों में जी और एच क्यों? क्योंकि इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है आपकी, इसमें ये लॉ में कहीं डिस्कस नहीं हुआ कंसेप्ट, इसमें आपकी जजमेंट इन्वॉल्व है। आपने डिसाइड करना है कि प्रॉपर टेंडर है कि नहीं। कह रहा है 5,000 का नोट दिया टू बस कंडक्टर फॉर ए टिकट ऑफ ₹20, 5,000 का नोट दे दिया, 20 की पेमेंट करनी थी। वैलिड टेंडर है आपके ख्याल में? जजमेंट का क्वेश्चन है, क्या किसी को 20 रुपए देने हो 50,000 का नोट दे देना चाहिए? 5,000 50,000 बोल दिया मैंने, 50,000 का नहीं देना चाहिए, वो लीगल टेंडर 5,000 का नोट दे देना चाहिए? नहीं, ये थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही है। नहीं, हाँ इसका मतलब 20 का मतलब है 5,000 का नोट वो देना नहीं चाहता उसको पैसे। टेंडरिंग ए चेक ऑफ ₹20 टू ए बस कंडक्टर फॉर ए टिकट ऑफ ₹20, चेक दे दिया, पता नहीं हम लोग अभी वो कहे भाई मेरे को क्या लेना देना, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है कोई है। जैसे बाजू का आई कैब करता है ना कि स्कॉलरशिप होती है तो वो स्टूडेंट के नाम का चेक बना के, बाजू का ऐसा होता है स्टूडेंट का बैंक अकाउंट ही नहीं होता, सम टाइम ऐसा भी होता है स्टूडेंट की एज 18 साल से कम, उसका बैंक अकाउंट खुल ही नहीं सकता, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना उस वक्त। तो इसलिए छोटी मोटी पेमेंट्स हैं ये चेक के जरिए से नहीं होनी चाहिए, ये तो कैश के जरिए से होनी चाहिए। किस एसेंशियल, देखिए जी और एच मैंने आपसे कहा जजमेंटल है, लीगल रूलिंग नहीं। ये मेरा हाल है, आप उसको जो लास्ट वाला पॉइंट था ना लीगल टेंडर में कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने पहले बता दिया ये जी और एच जजमेंटल है, ये होना नहीं चाहिए था। जजमेंटल क्वेश्चन लॉ में या तो लॉ के मुताबिक चीजें होती हैं या लॉ के मुताबिक नहीं होती, जजमेंट साइड पे नहीं जाना चाहिए, उससे जाता भी नहीं है, पता नहीं एग्जांपल क्यों उसने लिख दी। लीजिए जी में 500 होता तो क्या होता, 100 होता तो क्या होता, 50 होता तो क्या होता, 20 होता, आप जजमेंट है आपकी जजमेंट, ठीक है। मेरा हाल 100 तक ठीक था, 100 से ज्यादा मुनासिब नहीं है। अब आज हमने नया कंसेप्ट पढ़ना है कंसेप्ट छोटा सा, ना 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 ऐसे ना करें हैं। अच्छा
10 मिनट नहीं है, 13 मिनट है, और ये 10 मिनट का कंसेप्ट। अच्छा, जो मैं डिसाइड करके आया हूं ना, आप जितना मर्जी क्लब लें, जो डिसाइड करके हमें पढ़ाना है वो सो मैंने पढ़ाना है, वो सो पढ़ाना है। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट ना पढ़ाया तो आप असाइनमेंट करने के काबिल नहीं होंगे। असाइनमेंट करने के काबिल नहीं होंगे तो कल मैं आपको टॉर्चर कैसे करूंगा? आपको टॉर्चर नहीं करूंगा तो मेरा शौक कैसे पूरा होगा? तो उसके लिए जरूरी है कि आप, है छोटा सा कंसेप्ट, क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन कंसेप्ट छोटा, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ये जो ताजिर लोग होते हैं ना, ये, अच्छा मैंने आपको ये बताया हुआ है कि आपने अगर किसी से पैसे निकलवाने हैं तो लीगली कितना टाइम है आपके पास पैसे निकलवाने के लिए? 3 years फ्रॉम टुडे। ये बताया हुआ है, आधा कंसेप्ट तो पढ़ाया हुआ है, बाकी रह क्या गया? आधा कंसेप्ट तो टाइम बार डेट का कंसेप्ट पता है आपको? आधा कंसेप्ट इधर निकल गया, बाकी 5 मिनट का कंसेप्ट निकल गया, रह गया। हाँ, असाइनमेंट आप कल करके लाइएगा, असाइनमेंट आज ही चेक कर रहा है, कंसेप्ट समझ लीजिए। एक नहीं मैं समझाता हूं ना, जिसकी समझ आ गई है वो भी समझाने दे मुझे। जो ताजिर होते हैं ना, एक दूसरे के साथ डेली बेसिस पे डीलिंग करते रहते हैं। जैसे रॉ मटेरियल, आप काउंटिंग में पढ़ते होंगे, 1 तारीख को चीजें सप्लाई खरीदी मिस्टर ए से, उसके बाद 5 तारीख को भी खरीद लेते हैं, उसके बाद 10 को भी, फिर 20 को भी, फिर 23 को भी। क्योंकि सप्लायर जो ऐसा नहीं होता कि एक बंदे से एक चीज खरीदी है सारी जिंदगी, नहीं है। सप्लायर नॉर्मली सेम रहते हैं और वो कंटिन्यूसली डिफरेंट डेट्स पे सप्लाई करते रहते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, एक सप्लायर है, उसने 1 तारीख को 1000 की गुड्स हमें बेची, 5 तारीख को 5000 की गुड्स बेची, 10 तारीख को 10,000 की गुड्स बेची, 15 तारीख को 15,000 की गुड्स बेचे। हमने 30 तारीख को उसे 20,000 रुपए का चेक भेजा। ये भी, अब देखिए 1 मिनट, मैं भूल गया क्या हुआ था पहले। 1 तारीख को क्या हुआ था? ये डेट है, ये अमाउंट है। 1 तारीख को 1000, 5 तारीख को 5000, 10 तारीख को 10,000, 15 तारीख को 15,000, टोटल हमने से 15, 10, 25, 30, 31,000। हमने उसे पेमेंट की 30 तारीख को पेमेंट की 20,000 की। ये 20,000 किस डेट की पेमेंट है? 1,000 की, 5,000 की, 10,000 की, 15,000 की। बल्कि इसको ना काउंटिंग की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ये 20,000 फाइफो पे लगेगा या लाइफो पे लगेगा? लाइफो से मुराद 15,000 की पेमेंट पहले, फाइफो का मतलब क्या हुआ? तो इस 20,000 में पहले 1000 सेटल होगा, फिर 5,000, फिर 10,000, और जो रह गया वो 15 में। ऐसे यहाँ के लाइफो होगा, यानी 15,000 और 10,000 का 5 सेटल होगा, ये होगा। यहाँ के एवरेज होगा, यानी 20,000 है ना, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो थोड़ा थोड़ा। यहाँ के ये तीनों ही चीजें नहीं होंगी और उसकी मर्जी है, यानी इसमें कोई भी काउंटिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं हुआ, ना फाइफो, ना लाइफो, ना वेटेड एवरेज, बल्कि ये उसकी मर्जी है। जिसको पैसे दिए हैं उसकी मर्जी है, जिसको मर्जी एडजस्ट कर ले। ये है वो इशू जिसको सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट इजाद हुआ है। ये है इस इशू को डिसाइड करने के लिए। ये अक्सर ताजिरों में ना ये झगड़ा होता रहता था। नॉर्मली इसमें पता क्या होता था, जिस ताजिर को पैसे मिलते थे ना, वो कहता था इसमें तो वो जो टाइम बार डेट था ना, मैंने वो एडजस्ट कर दिया। टाइम बार डेट, उसे पता लीगली रिकवर नहीं करवा सकता, बाकी बात उसे पता है लीगली रिकवर, टाइम बार डेट। या वो कहता था जो पैसे जिनके जो डेट के गारंटी है ना, वो नहीं, जो अनगारंटीड डेट थे मैंने वो एडजस्ट कर लिया। देखिए, हो सकता है ये 20,000 दिया ना, ये वाली सारी अमाउंट्स की किसी थर्ड पार्टी ने गारंटी दी हो कि अगर पैसे ना मिले तो हम पे करेंगे, ये अनगारंटीड हो। अब जिस बंदे ने पैसे लेने हैं ना, वो क्या चाहेगा कि गारंटीड डेट पहले सेटल हो कि अनगारंटीड? जिसने पैसे लेने हैं वो अनगारंटीड, और जिसने पैसे देने हैं वो क्या चाहेगा? गारंटीड। तो झगड़ा आ गया कि नहीं आ गया? जिसने पैसे लेने हैं वो क्या चाहेगा? टाइम बार डेट पहले सेटल हो के करंट, और जिसने पैसे देने हैं, झगड़ा हो गया कि नहीं हो गया?
इसी झगड़े को सॉल्व करने के लिए ये कंसेप्ट इजाद हुआ कि जब पेमेंट की जाए तो कौन सा डेट सेटल किया जाएगा उस पेमेंट से। लॉ कहता है बहुत आसान 3 असूल है। पहला, अगर डेटर स्पेसिफाई कर दे, डेटर कौन होता है? डी फॉर डेटर, डी फॉर पैसे देने वाला, पैसे दे। अगर पैसे देने वाला या इफ डेटर अगर पैसे देने वाला बता दे कि भाई इस 20,000 से ये वाला डेट और ये वाला डेट सेटल करो, अगर डेटर जिसने 20,000 रुपया भेजा है वो बता दे कि इस 20,000 में एक ये सेटल कर लो और एक ये सेटल कर लो, तो फिर इस 20,000 की पेमेंट कैसे समझी जाएगी? सेटल हुई कैसे? स्पेसिफाइड जो उसने किया, यही कंसेप्ट। तो कंसेप्ट हमारा है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या है? एक पार्टी जब दूसरी पार्टी को पैसे भेजे, इसे कहते हैं पेमेंट। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को पेमेंट की, इसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसे कैसे एप्रोप्रिएट किया जाएगा, यानी इसे किन किन डेट्स की पेमेंट समझा जाएगा, यह है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट टू डिफरेंट डेट्स। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट टू के इस पेमेंट को किस किस डेट पे अप्लाई किया जाएगा, यह है एप्रोप्रिएशन। तो किस किस डेट पे अप्लाई किया जाएगा? पहला रूल, 3 रूल है। पहला रूल क्या है? अगर डेटर कौन होता है? पैसे देने वाला, पैसे भिजवाने वाला। अगर पैसे भिजवाने वाला बता दे तो जो बताएगा उस लिहाज से सेटलमेंट होगी। अगर पैसे भिजवाने वाला ये कहे कि भैया इसमें एक पहली तारीख वाला डेट सेटल करो, फिर 10वीं वाला सेटल करो, और बाकी जो 9,000 हो वो 15 तारीख वाला सेटल करो, तो कैसे एप्रोप्रिएशन कैसे होगी? जैसे उसने कहा वैसे होगी। 1,000 इसका सेटल हो जाएगा, 10,000 ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, और इसमें से 9,000 निकल गया, बाकी 6,000 रह गया। ठीक है, इक्वल सेटलमेंट, पूरी अमाउंट की सेटलमेंट लाजमी नहीं है, पार्शियल भी हो सकती है। ये बात समझ आए? दूसरा केस, इफ डेटर डज नॉट स्पेसिफाई, इसका मतलब क्या? पैसे दे दिए, बताया नहीं तकसीम के साथ, तो फिर क्या होगा? फिर क्रेडिटर की मर्जी, एज क्रेडिटर विशेस। फिर क्रेडिटर की मर्जी। क्रेडिटर कौन है? जो पैसे वसूल कर रहा है। ये ज़हन में रखिएगा, डेटर कौन है? पैसे देने वाला। क्रेडिटर कौन है? पैसे वसूल करना है। फिर उसकी मर्जी, वो जिस मर्जी डेट को सेटल करना चाहे कर सकता है। क्या वो टाइम बार डेट को सेटल कर सकता है? यस, टाइम बार डेट को भी सेटल कर सकता है। क्या वो डिस्प्यूटेड डेट को सेटल कर सकता है? यस, डिस्प्यूटेड डेट को सेटल नहीं कर सकता। क्रॉस लिखा हुआ है, ऐसे ना करें। इसका मतलब है टाइम बार डेट में डिस्प्यूटेड डेट झगड़े वाला है ना, उसका तो जो कोर्ट फैसला करेगा उसी लिहाज से पेमेंट होगी। टाइम बार डेट झगड़े वाला नहीं है, पुराना हो गया, झगड़े वाला नहीं है। टाइम बार डेट में और डिस्प्यूटेड डेट में फर्क है। तो इसका मतलब है चेक आया, डेटर ने चेक दिया, उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी? अच्छा, लफ्ज एप्लीकेशन और एप्रोप्रिएशन समझ आ रहा है ना? इसका मतलब क्या है? समझ आ रहा है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कैसे होगी? ऑप्शन 1, इफ डेटर स्पेसिफाई, तो जैसे जैसे स्पेसिफाई किया वैसे वैसे होगी। ऑप्शन 2, इफ डेटर डज नॉट स्पेसिफाई, तो एज क्रेडिटर विशेस, जैसे जैसे वो विश करेगा वैसे वैसे सेटिस्फाई होगी। अगर क्रेडिटर टाइम बार डेट सेटल करना चाहे कर सकता है। अगर क्रेडिटर टाइम बार डेट सेटल करना चाहे कर सकता है। अगर क्रेडिटर डिस्प्यूटेड डेट सेटल करना चाहे कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक हो गया? तीसरा केस, इफ नाइदर पार्टी मेक्स एप्रोप्रिएशन, चुप करके डेटर ने सेंड किए। अच्छा, जब इसने एप्लीकेशन करता है ना, जो भी, ये डेटर को बता देता है कि भैया मेहरबानी आपने 20,000 रुपया भेजा, उसको मैंने इस डेट में सेटल कर लिया। लेकिन अगर ना तो डेटर स्पेसिफाई करे किसकी सेटलमेंट करनी है, ना क्रेडिटर बताए किसकी सेटलमेंट की, फिर क्या रूल लगेगा? फिर रूल लगेगा अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम, जिसको आप क्या किस नाम से जानते हैं? FIFO के नाम से। लेकिन इसमें ज़हन में रखिए, अगर प्रिंसिपल और मार्कअप दोनों ड्यू हैं तो पहले मार्कअप होगा सेटल, पहले इंटरेस्ट सेटल होगा, फिर उसके बाद जो पैसे बचेंगे उनसे प्रिंसिपल सेटल होगा। लेकिन याद रखिए, इसमें भी प्रिंसिपल वगैरह को सेटल करते हुए, इंटरेस्ट को सेटल करते हुए, टाइम बार डेट है तो किया जा सकता है,
और अगर टाइम बाउंड है तो हाँ शाबाश, अब अलर्ट है, शाबाश, किया जा सकता है। और अगर डिस्प्यूटेड है तो नहीं किया जा सकता। यानी अगर डिस्प्यूटेड डेट है तो फिर नहीं किया जा सकता, और अगर डिस्प्यूटेड है तो फिर भी नहीं किया। टाइम बाउंड है तो ये एरो का मतलब क्या है, ये समझ आ रहा है कि ये जो जजमेंट होगी ना, इसका वही रूल लगेगा जो इसका। यानी टाइम बाउंड डेट है, इसमें भी सेम रूल, टाइम बाउंड डेट है तो वो सेटल हो जाएगा, और अगर डिस्प्यूटेड डेट है तो सेटल नहीं होगा। कुछ समझ आए इसके? क्विक रिवीजन जल्दी से करते हैं हम। ए ने बी को पैसे भेजे, ए ने बताया कि ये पैसे इस केस में एडजस्ट करवाने हैं, इस के स्पेसिफाइड। ए ने नहीं बताया, फिर बी की मर्जी, बी चाहे तो जो मर्जी डेट से एडजस्ट कर ले ना, टाइम बाउंड कर सकता है, डिस्प्यूटेड नहीं कर सकता। और ना ए ने स्पेसिफाई किया ना बी ने अप्रोप्रिएशन की अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, लेकिन उसमें देखना है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों है, तो इंटरेस्ट पहले एडजस्ट होगा, प्रिंसिपल बाद में, ठीक है। और अगर टाइम और फिर ऑर्डर में टाइम, ऑर्डर में जो पहला है डेट वो पहले, जो बाद वाला बाद में, लेकिन इसमें भी डिस्प्यूटेड डेट है तो सेटल नहीं होगा, और अगर टाइम बाउंड है तो। अच्छा अब सुनिए, एक मिनट, नो ओके। अच्छा मोबाइल की स्क्रीन, मोबाइल की लाइट्स ऑन करें और रिकॉर्डिंग रहने दें, बंद कर दें। आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जवाब मैं नहीं दूंगा, सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। अगर इस केस में ए चेक भेजा 20,000 का, इसके पीछे लिख दिया, सिर्फ इतना लिखा 5,000 प्लस 15,000 इज इक्वल टू 20,000, ये ए ने स्पेसिफाई नहीं किया, इसका जवाब मैं नहीं बता रहा, ये आपको असाइनमेंट में मिलेगा। और दूसरा आंसर, अगर दोनों में से किसी ने भी स्पेसिफाई नहीं किया तो ऑर्डर से लगेगा। अब अगर ऑर्डर में क्या हुआ, 20,000 है, 20 ऑर्डर में क्या हुआ, 10 तारीख को 2 डिलीवरीज आई थी, एक 10,000 की और दूसरी 20,000 की। 10,000 वाली पहले हो तो क्या देखिए, 20,000 है ना, 1,000 निकल गया, 5,000 भी निकल गया, बाकी कितना रह गया 14,000। 14 कैसे होगा, 10 इसका 4 इसका, या दोनों का साथ साथ, या इसका 1/3 और इसका 2/3। दोनों सवालों का जवाब मैं नहीं दे रहा ना, तो मैं आपको इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि चेक के पीछे उसने अमाउंट लिख दिया तो क्या होगा, क्या ये उसकी तरफ से स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि नहीं, ए की तरफ से है, जिसे शायद हम इंप्लाइड कहते थे। मैं नहीं बता रहा, और ना मैं इस केस में आपको बता रहा हूं, क्या ये आप असाइनमेंट करेंगे, इसका जवाब आपको असाइनमेंट में मिलेगा। भाई क्लियर हो गया, कंसेप्ट में कोई चीज रह तो नहीं गई? ठीक है, चलिए भाई, कंसेप्ट आपकी होम असाइनमेंट पता ना आपको क्या करनी है, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है, इस लर्निंग। और अगर आईकैप की बुक यूज कर रहे हैं तो इस सेक्शन के अंदर जो जो भी क्वेश्चन है सारे करने हैं। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज। अच्छा पहले